जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर फुल प्रैक्टिस सेट आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन से संबंधित यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीके जीएस होगी और आपकी हिंदी रहने वाली है। ठीक है, 50 प्रश्न आप सभी के लिए अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सभी जो मॉक टेस्ट दोस्तों चल रहे हैं बेसिक क्वेश्चन सभी हैं। ठीक है, जो बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, कि एग्जाम में हाँ मैं तोड़ के आऊंगा 40-45 प्रश्न, लगभग मैं 50 में से 45 प्रश्न प्लस करके आऊंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले, ये नहीं कि कठिन कठिन क्वेश्चन मैंने दे दिए, हार्ड क्वेश्चन मैंने दे दिए जिससे बच्चों का डिमोटिवेट हो जाए वो और उनके क्वेश्चन सॉल्व ना हो, उनका मन ना लगे पढ़ने में। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो लास्ट में बताना है जरूर आप सभी को कितने प्रश्न आप लोगों ने सही सही किए। ठीक है, तो आपकी जीके रहेगी 15 नंबर की, रीजनिंग रहेगी 15 नंबर की, 10 नंबर की आपकी हिंदी है, 10 नंबर की मैथ है। टोटल 1 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। आप सभी लोग एक बार सुन लो, 1 घंटे का टाइम है। ठीक है दोस्तों, 27 सितंबर को आप सभी का पेपर है और यहाँ पर दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें तो आप सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड पर देख लो एक बार फिर से। मैंने पिछली वीडियो मैंने बताया था, ठीक, इस बार मैं बता दे रहा हूँ। उसमें सीबीटी लिखा होगा तो समझ लो आप सभी का ऑनलाइन है। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक दोस्तों, और अगर ओएमआर होगा तो ऑफलाइन होगा, आप सभी का याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। हालांकि जिसको भी कोई भी कमेंट करना हो तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ रखा है, क्योंकि वो नंबर बंद हो चुका था। अब मैंने इंस्टाग्राम जो दोस्तों है उसका अकाउंट बना लिया है। ठीक है, कल ही बनाया था मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपसे लोग विपिन भाई 2025, ठीक, 2025 विपिन भाई 2025 जैसे सर्च करोगे तो दोस्तों इसको फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछना वहां से पूछ सकते हो, आपसे को आसानी से इजीली तरीके से रिप्लाई वहां पर मैं दे सकूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? दोस्तों बताइए ध्यान से, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो पहले प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पड़ेगा हड़प्पा, कालीबंगा, चहुंदड़ो या फिर मोहनजोदाड़ो। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाला, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। याद रखिए, डी सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या बनना है? आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? दोस्तों सप्त सैंधव प्रदेश में, गांगेय घाटी, या फिर गंडक के तट पर, या फिर ये सभी? दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला, सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। दूसरे प्रश्न का दोस्तों ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में दोस्तों हुआ था? चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था, मतलब कि यहाँ पर कहां पर हुआ था? ठीक है, चौथा बौद्ध संगीत दोस्तों कहां पर हुआ था, आपसे भी से पूछा जा रहा है, बताओ। चौथा बौद्ध संगीत दोस्तों कहां पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस समय कौन था वहां का शासक दोस्तों? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त? तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क था। याद रखेंगे, ए वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध की दोस्तों 4 बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेसिक प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका दोस्तों बी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, शाहनामा के रचनाकार दोस्तों कौन है? शाहनामा के रचनाकार की बात कर रहा हूं, यहां पर कौन है? अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर अबुल फजल? दोस्तों 5th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, फिरदौसी है। याद रखिएगा, ठीक है। शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? फिरदौसी है। 6th प्रश्न देखिए, 6वां क्वेश्चन क्या बनना है, निम्नलिखित में से
कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है दोस्तों? ध्रुपद, तिल्लाना या फिर तराना या फिर धमार। 6 प्रश्न का सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, तराना। याद रखिएगा दोस्तों, ये हिंदुस्तानी संगीत शैली का नृत्य नहीं है, मतलब कि हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। याद रखिए, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से दोस्तों, पूछा गया पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह दोस्तों कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बताइएगा? मंगल, शुक्र, बुध या फिर चंद्रमा। 7वें प्रश्न का दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, शुक्र है। याद रखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछ ले तो आप लोग दोस्तों बुध करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो हो जाता है शुक्र। बी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, तेल, खनिज एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तेल, खनिज, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? अवसादी चट्टानें, आग्नेय, कायांतरिक या फिर ये सभी। 8वें प्रश्न का दोस्तों ए सही जवाब है, अवसादी चट्टानें, ठीक है। अवसादी चट्टानों में दोस्तों खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है, याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं दोस्तों? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर? तो बताइए आप लोग दोस्तों, दिन रात दोस्तों विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। बा से बराबर, बा से विषुवत रेखा, ऐसे याद रखिए। थोड़ा हिंट, कोई भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा लॉजिक से याद करोगे, थोड़ा हिंट से याद करोगे, थोड़ा ट्रिक से याद करोगे तो हमेशा वो बस जाएगा दिमाग में, याद रखिएगा। ऐसे रट्टा मारोगे तो दोस्तों कभी क्वेश्चन याद नहीं हो पाएंगे, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला, महानदी। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बनाया गया है, याद रखिए। दोस्तों हीराकुंड बांध किस राज्य में है आप लोगों को बताना है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था दोस्तों? ऑप्शन पढ़ लो, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। 11th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला, यानी कि 24 जनवरी 1950 ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? बताइए आप लोग। यदि कोई प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर उसको सदस्य बनना जरूरी है बताइएगा? 3 महीने, 6 महीने, 9 माह या फिर 12 माह? बताइएगा दोस्तों। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाला, 6 माह, याद रखेंगे, बी करेक्ट है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है सभी को पता होना चाहिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 क्वेश्चन बचे हुए जीके के, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या प्रश्न बनना है? सरकारिया आयोग का संबंध है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारों से, सूचना के अधिकार से या फिर लाभ के पद संबंधी विवाद से? 14 क्वेश्चन की करेक्ट है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, केंद्र राज्य संबंधों से है, याद रखिए। सरकारिया आयोग का संबंध दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों से है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे। 15 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? कृषि, परिवहन, उद्योग, गरीबी हटाओ। दोस्तों गरीबी हटाओ थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी कृषि। परिवहन योजना यानी कि जो सेवा कर होती है 3री पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों उद्योग थी, याद रखिएगा, ठीक है। उद्योग करना, धंधा वगैरह जो है निर्माण करना, ये सभी आ जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तीसरी में दोस्तों सेवा करा जाता है, पहली में कृषि, 5वीं पंचवर्षीय में क्या है?
गरीबी हटाओ, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों देखते हैं मैथ के क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन मैथ पे पढ़िएगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक प्लस ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट है, एक भागित फिर छोटा से ब्रैकेट आ गया 5/4 माइनस एक भागित फिर ब्रैकेट आ गया 13/3 माइनस 1/3, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो सबसे अंदर होता है, सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला और ये वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 13/3 हो गया, इधर माइनस है, इधर 1/3 हो जाएगा भाई, 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इधर दोस्तों नीचे सेम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे सेम ही रहेगा और ऊपर 13 में से 12 एक जाएगा, बचेगा 12 यहाँ पर। तो 3 चौके 12, 4 बचा है, ठीक, याद रखिए 4 बचा। अब इधर देखिए फिर से वही करेंगे, 5/4 है माइनस 1 दोस्तों कितना था, 3 चौके 12, 4 बचा था, 1/4। अब फिर से दोस्तों यहाँ पर नीचे हर जो है वो सेम है तो नीचे 4 ही रखेंगे, ऊपर 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, ठीक। 4 एकम 4, 1 ही बचा है। अब क्या करेंगे, जब 1 बच गया है, अब ये देखिएगा 1 है तो 1/1 कर देंगे, तो 1 से काटेंगे, 1 एकम 1, 1 ही रहेगा, ठीक है ना, 1 रहेगा। और ये प्लस में है तो 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, एक लाइन के सभी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा दोस्तों, बताइएगा। मुझे संख्या नहीं पता तो संख्या के लिए मैंने x मान लिया। किसी संख्या का 25% तो 25% इसका निकाल देंगे, 25/100% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। का 40%, 25% फिर से का 40%, तो फिर से 40% निकाल देंगे उसी संख्या का, बराबर में है 80। इतना निकालिया, इतना उस संख्या का निकाल दिया, किसी संख्या का 25% निकाल दिया, फिर 80% निकाल लिया, तो उसका निष्कर्ष निकलकर 80 आया यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दो जीनी जो यहाँ पर डबल 100 दे रखे तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। और इनको काट सकते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पर 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक। और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 1 0 ये बचा है, 80 ये बचा है, यानी कि 800 संख्या दोस्तों 800 हो जाएगी। आप सभी लोग एक बार कॉपी पेन लेके बैठोगे शांति से और अच्छे से करने की कोशिश करोगे तो सभी प्रश्न हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 800 हो गया। पूछा है उसी संख्या का 60% क्या होगा, 60% इसका निकाल दो, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 छंगे 48, 400 दोस्तों 80 आ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में है, याद रखिएगा, डी में 480 दे रखा है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, राकेश ने 900 रुपए प्रति कुंटल, एक कुंटल में 100 किलो होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, प्रति कुंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी, उसमें से 20% गेहूं सड़ गया, शेष गेहूं को वह किस प्रति केजी के दर से बेचे कि वह 40% का लाभ हो। तो सबसे पहले 900 का 40% निकाल दो, ठीक, 40% का लाभ बोल रहा है तो 140 कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 9 126, 126 तो एक ये 0, 1260 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर हुआ क्या है, 100% था गेहूं, उसने 100% खरीदा, 20% सड़ गया, तो बचा कितना दोस्तों, यहाँ पर 80% बचेगा ना, 80% बचा है, उसी से इसमें भाग लगा देंगे, बस करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 दोस्तों कैंसिल ही हो जाएगा आपका। अब इसको काट देंगे, 8 एकम 8 बचेगा कितना, 4 हो जाएगा, 46, 8 5 40, 6 बचा, हो गया 60 दशमलव हो जाएगा 60, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40, 15.75 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। 15.75 ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है, तो डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। समझ गए ना। चलिए इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करना होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है यहाँ पर 8 तथा उनका गुणनफल दे रखा है 15, उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले एक संख्या मान ली मैंने 5 है, दूसरी संख्या मान ली मैंने 3 है,
इन दोनों का योगफल निकाल दिया मैंने, हो जाएगा 8। इन दोनों का गुणनफल करेंगे 5 × 3 हो जाएगा 15। देखिए कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। देखिए योगफल है 8, ठीक है, और गुणा करने के पर गुणनफल है 15, तो ठीक है। अब इनके व्युत्क्रम का योग पूछा गया है, तो व्युत्क्रम कैसे करते हैं। संख्या एक थी 5, दूसरी थी आपकी 3, तो 1/5 प्लस 1/3, क्योंकि उसके व्युत्क्रम का योग पूछा उसने। तो 5 3 है, नीचे हर में 5 और 3 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 15, 3/15 ऊपर 5 और 5 × 15 ऊपर 3, 5 3 8। दोस्तों 8/15 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8/15 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यहाँ पर, तो ए वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना, ये ऑप्शन से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, मौखिक खुद सोचना होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। हाँ, एक्स वाई मान के भी लगाना चाहो तो वहां से भी बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि वो मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, सोचोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसी इस टाइप से क्वेश्चन है, अगर आप लोग इस यक्स से लगाना चालू कर दोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, पाइप एवं टंकी से संबंधित प्रश्न आ गया। ऐसे प्रश्न भी पेपर में आप सभी के बनते हैं। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल खुले हुए हैं, तो खाली टंकी को कितने घंटे में पूरी भर जाएगी, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, आप सभी से दोस्तों पूछा गया है। तो करिए इसको किस तरीके से करोगे आप लोग। सबसे पहले मान लिया मैंने, एक हो गया ए, वह 20 मिनट में भर रहा है टंकी को, ठीक। दूसरा हो जाएगा बी, वह 60 मिनट में दोस्तों खाली कर रहा है, मिनट में है, याद रखिए वैल्यू यहाँ पर मिनट में दे रखी है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 नहीं ऊपर 40 है, ठीक। ये 40 मिनट भर रहा है, 40 है, रुकिए, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 4 6 24। और देखिएगा यहाँ पर ए भर रहा है 6, बी खाली कर रहा है 4, यानी कि 2 फिर भी यहाँ पर बच रहा है, तो 2 से डिवाइड लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 120 मिनट आ गया। 120 मिनट को क्या बोलते हैं दोस्तों, 2 घंटे भी बोलते हैं। घंटे में ही वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है, कि तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो 60 से डिवाइड लगा सकते हो, 2 × 12 यानी कि 2 घंटे। ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, काम और समय से संबंधित भी प्रश्न आ चुका है। ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने मिनट में पूरा करेगा। तो ए भाई साहब है, बी भाई साहब है, प्लस सी भाई साहब है, मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं। तो ए प्लस बी भाई साहब दोनों लोग मिलकर यहाँ पर 50 मिनट में कर रहे हैं। तो दोनों, सी अकेले पूछा यहाँ पर, सी अकेले कितने दिन मतलब कितने मिनट में करेगा। दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 150 यानी 150 हो जाएगा। और यहाँ पर 3/15, 5 × 15 पूछा गया सी का पूछा गया, तो ए बी हटा देंगे, यहाँ पर बचेगा सिंपली सी। तो इनका अंतर देखो, 5 और 3 का अंतर दोस्तों 2 का, तो 2 से इस पर डिवाइड लगा देंगे, 2 से 150 में जैसे डिवाइड लगाओगे आ जाएगा यहाँ पर 75, याद रखेंगे, ठीक। 75 मिनट में भरेगा सी, याद रखेंगे, सी सही जवाब हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है वो नहीं सीख सकता है, उसको थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत कुछ जानता हो, कुछ 2-3 महीने उसने प्रैक्टिस की हो, वही क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, याद रखिए। जिसको मान लो जिसको एलसीएम लेना ही नहीं आ रहा, तो क्या वो करेगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यदि x अनुपात y बराबर दे रखा है 2:5 हो, तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y बराबर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। हालांकि यहाँ पर एक चीज आप सभी लोग देख रहे हो कि यहाँ पर अनुपात रेशियो दे रखा है, जबकि यहाँ पर वैल्यू जो है दे रखी है, ये आंसर जो दे रखे रेशियो में नहीं दे रखे हैं। यहाँ पर बोल क्या दिया उसने, बराबर बोल दिया, ठीक है। मतलब कि 5x + 3y 5x - 3y बराबर क्या होगा। बराबर मतलब कि बराबर करना होता है, याद रखिए, सिंपल सा है। तो x का मान दे रखा है 2, y का मान है 5, तो x का मान 2 है, तो 5x है, तो 5 दूना 10x, 10 हो जाएगा। प्लस इधर कितना है, y का मान है 5, तो 5 × 15 हो जाएगा। 15 10 दोस्तों से आपका कितना होता है, 25 हो जाता है, ठीक। यहाँ पर है रेशियो है, ठीक है, याद रखिए ये रेशियो है।
उसी प्रकार यहाँ पर x का मान दे रखा है 2, तो 5 दूना 10, और इधर 5 था 15, तो माइनस के 5 बचेगा। इधर 10 में से 15 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। हालांकि मुझसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, पूछा गया है मेरे से यहाँ पर रेशियो दे रखा था, देखिए अनुपात दे रखा था, जबकि यहाँ पर पूछ दिया गया बराबर। तो बराबर इसको कर दो, बराबर में चेंज कर दो, तो बराबर में जैसे ही करोगे तो 25 बटे नीचे माइनस का 5 आ जाएगा। काटोगे जब इसको 5 25, माइनस का 5 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों किसमें है? 5 25 5 माइनस का 5 ऑप्शन नंबर दोस्तों डी ऑप्शन में है, तो डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? 30 30 45 48 या फिर 60? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा याद रखिए, 15 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है? 15 वर्ष में यहाँ पर हो जाती है 2 गुनी, तो 8 गुनी पूछी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो 2 की पावर कितना करेंगे तब 8 होगा? 2 की पावर 3 ही तो करेंगे, 2 की पावर 3 या 8 लिख दो, बराबर ही तो है। 2 दूनी 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर होता है, पावर को वर्ष से गुणा कर देते हैं, ठीक। इसका गुणा कर तो 15 था 45, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर दूसरा तरीका देखो यहाँ पर ध्यान से, 15 वर्ष में दोस्तों कितनी हो रही? 2 गुनी हो रही है। 15 वर्ष में 2 गुनी, तो फिर से 15 वर्ष कर दिया मैंने, तो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। 2 दूनी 4, मुझे निकालनी 8 गुनी, तो फिर से 15 वर्ष कर देंगे, तो 3 बार मुझे करना होगा तभी तो आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 गुनी। इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30, 15 होता है 45, 45 वर्ष में दोस्तों 8 गुनी हो जाएगी। 45 वर्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। ये दोस्तों देखिए क्वेश्चन, इसको भी दोस्तों सॉल्व करोगे आप लोग तो माइंड से कैलकुलेट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसमें जो फार्मूला लगाने की कोशिश करोगे एक्स वाई लगाओगे तो फंस जाओगे एग्जाम में, होगा नहीं क्वेश्चन। याद रखिए, यदि p प्लस क्यू बराबर 9 यानी 9 है, p गुणा q बराबर है यहाँ पर 20, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों? बताइए आप लोग। सबसे पहले इसको रख लो, मान लो p मान लिया मैंने 5 मान लिया। ऐसी संख्या मानो जो योग करने पर 9 आए। एक तो 6 और 3 योग करने पर आता है 9, जबकि यहाँ पर गुणा करेंगे 6 3 18, तो 18 आएगा नहीं, यहाँ पर 20 है, ठीक। दूसरा क्या है दोस्तों, 5 और यहाँ पर क्या है, 5 और 4 कर देंगे तो 5 4 भी 9 होता है, 8 1 भी 9 होता है, और भी बहुत तरीके से 9 बनते हैं। हालांकि यहाँ पर जब गुणा करोगे तब उसका 20 आना चाहिए, ठीक है। 5 4 9 हो जाएगा, 5 इंटू 4 गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। 5 चौक 20 हो गया, और 5 यानी p माइनस क्यू यानी 5 माइनस 4, ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रश्न है, 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, या थोड़ा एक्स वाई स्क्वायर वगैरह ऐसे देखते हैं तो उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत क्या करें, थोड़ा माइंड लगाओगे तो आसानी से इजीली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का मैथ का है, ठीक है। चारे के घिरनी की एक निश्चित संख्या 35 पशुओं को 12 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि हर पशु प्रतिदिन 8 घिरनी चारा दिया जाता है, वही मात्रा की घिरनी 42 पशुओं को रोजाना प्रति पशु की 5 घिरनी देने से कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी दोस्तों? तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन होता है। इसमें दो तरीके के 2 कंपाउंड बनाने होते हैं, एक ही साइड बना लो, एक ही साइड बना लो, ठीक। निश्चित संख्या दोस्तों कितनी है? 35 है। दिन कितने हैं दोस्तों? 12 दिन है, तो गुणा में 12 कर देंगे। 8 दिन, प्रति पशु 8 घिरनी खा रहा, तो 8 घिरनी। इधर भी यदि सही करना है, पशु कितने हैं दोस्तों? 42 कर देंगे। 5 घिरनी है, कितने दिन पूछा है उसने, तो दिन नहीं पता, तो x कर देंगे, 5 घिरनी है। बस इसको काट पीट दो, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 7 35 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 6 42 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो x बराबर 16 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है ना। तो सी बी वाला इसका सही जवाब है 16, 16 बी सही जवाब है। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे हैं, देखिए ध्यान से।
देखिए दोस्तों, राम अपने घर से पूर्व की ओर गया। सबसे पहले दिशा पता होनी चाहिए, ठीक है। दिशा पता होनी चाहिए, कौन सी दिशा किस साइड है। ऊपर दोस्तों उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। और राइट साइड दोस्तों क्या होता है, राइट साइड आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्व, और लेफ्ट साइड उत्तर पश्चिम, ठीक है। यानी कि देखिए मैं बताते रहूँ, पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक। और ये जो दिशाएं होती है, ये उत्तर पूरब हो जाएगी, ये पूरब दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राम अपने घर से पूर्व की ओर गया है। राम अपने घर से, राम भाई साहब है, ये पूर्व की ओर चले गए अपने घर से। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गए, तो दाईं ओर मोड़ दिया मैंने इनको। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गए हैं, तो बाईं ओर इस साइड मुड़ेंगे, याद रखिएगा। बाईं ओर मुड़ गए हैं चलने, अब किस दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। वह दिशा दोस्तों पूर्व की ओर ही है, याद रखिएगा। वह दिशा दोस्तों, ये दिशा पूर्व ही है, याद रखेंगे। पूर्व दिशा की ओर चल रहा है राम, याद रखेंगे। बी सही जवाब। बेसिक प्रश्न होते हैं, देखते ही करेक्ट आंसर निकल आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप ऐसे ही पढ़ाते हैं या फिर आपका भी कहीं हुआ है सिलेक्शन या नहीं हुआ है, कोई एग्जाम क्रैक किया है या नहीं किया है, ऐसे ही पढ़ाते हो, ठीक है। तो मैं क्या ही बोलूं, जो बच्चे जानते हैं उनको खुद पता है, ठीक है। क्योंकि मैंने 2-3 बार एग्जाम क्रैक कर रखा है। मैंने ग्रुप डी का क्रैक किया था, रेलवे का, और रेलवे का एक और एग्जाम में क्रैक कर चुका था 2-3 साल पहले। एसएससी जीडी 2 बार क्लियर किया है मैंने, और इस बार भी और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो उनको क्लियर करने वाला हूँ, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, याद रखेंगे आप, ठीक है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों वहाँ पर सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाता है। कहीं हाइट में कमी आ गई 1-8 सेंटीमीटर, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, या फाइनल से रह गया मैं, ठीक है, याद रखिए। तो ये परिस्थितियां होती रहती हैं। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ध्यान से। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होगी, बताइएगा। एक शीर्ष पर होता है तो तली में कौन सी संख्या होगी। तो करिए, इसको किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कॉमन दोनों क्या है, कॉमन इसमें क्या है, 2 है इसमें कॉमन, तो 2 इसको घुमा लो या तो इसको घुमा लो। 2 के बाद आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज, चलो इस साइड ऐसे, ठीक है। 2 के बाद 1, 1 के बाद दोस्तों यहाँ पर 2 1 5, 2 1 5, इधर क्या आ जाएगा 2 6 3, 2 6 3। पूछा मुझसे था एक, एक का विलोम है यहाँ पर, यानी कि एक का विपरीत है। एक शीर्ष पर तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, याद रखिए, सी सही जवाब है। 5 का 3 है, 1 का दोस्तों 6 है, या 6 का 1 है, या 3 का 5 है, या 5 का 3 है, ऐसे याद रखिएगा। और दो का दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो इसमें से ना हो वही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 4, 4 का 2, ये एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखिए। फिलहाल इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी से पूछा गया घर अनुपात कमरा समानुपात विश्व अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यही आप सभी से पूछा गया, बताइए आप लोग। तो दोस्तों घर एक प्रकार का, घर में क्या होता है दोस्तों, कमरे होते हैं ना। घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं, ठीक है। घर में दोस्तों कई सारे कमरे होते हैं, या फिर घर का निर्माण दोस्तों कमरों से ही किया जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों राष्ट्र का निर्माण, बहुत सारे राष्ट्र मिलकर दोस्तों विश्व का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे। डी वाला इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ध्यान से। ADHM अनुपात ZWSN समानुपात CFJO। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कभी कभी अपोजिट दिया रखा होता है, यहाँ पर अपोजिट ही दे रखा है A to Z DWHSMN। ये मौखिक याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। C का हो जाएगा X, F का हो जाएगा U, J का हो जाएगा Q, O का हो जाएगा L, ठीक, याद रखिएगा। XUQL, XUQL। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी में दे रखा है, तो दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर क्या प्रश्न बनना है। देखिए 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क दे रखा है, समानुपात यहाँ पर 145 अनुपात 195। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, सबसे पहले करने की कोशिश करें आप लोग। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। 17 से संख्या बनी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से कौन सी संख्या 195 संख्या बनेगी, कौन सी संख्या से 195 संख्या बनेगी। 17 का दोस्तों यहाँ पर क्या करें ऐसा, जो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइंड लगाओ थोड़ा।
हालांकि दोस्तों यहाँ पर 17 है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 17 नहीं, यहाँ पर 12 है, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 हो जाता है 144, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है 144, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 145, वही 145 दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ पर 14 होना चाहिए, 14 का स्क्वायर जब भी करेंगे 14 14 हो जाता है 196, माइनस 1 करेंगे 195 हो जाएगा, याद रखिए। कुछ तो कंफ्यूजन है दोस्तों इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नहीं यार मुझे कुछ ठीक लग रहा है इसमें, देखो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये एक तरीके का 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 लग रहा है ना मुझे, 4 चौको 16 प्लस 1 17, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, 144 एक 145 है, ठीक। सिर्फ 12 प्लस 2 कर देंगे, 12 तो 14, 14 में 196, माइनस 1 195। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ था 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौको 16 1 17, 4 के बाद 2 जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 6 रंग 36 माइनस 1 35, 6 रंग 36 माइनस 1 35। हाँ ठीक आ गया, आंसर आ गया। इसका बी वाला दोस्तों सही जवाब है, याद रखिएगा, ठीक है, बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस 1 है, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, दिशा से संबंधित है क्या? नहीं, दिशा संबंधित नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन से संबंधित, यानी कौन बड़ा कौन छोटा है उसे संबंधित है। यदि सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता बहन जी जो है अनीता बहन जी से लंबी है, याद रखिए। यदि सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी, अनीता चित्रा से छोटी, चित्रा से छोटी है अनीता, चित्रा से छोटी है अनीता, चित्रा सुनीता से लंबी है, सुनीता से भी लंबी है चित्रा, तो यहाँ पे चित्रा रहेंगी, ठीक है, इसको हटाओ। और यहाँ पर क्या बोला था, रीना जो है चित्रा से लंबी, चित्रा से भी लंबी है रीना, लेकिन बानू से छोटी, लेकिन बानू से भी छोटी, बानू यहाँ आ जाएंगी। अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा से छोटी अनीता, ठीक है। चित्रा सुनीता से लंबी है, सुनीता से भी लंबी है चित्रा, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटी कौन है दोस्तों, यहाँ पर ये अनीता आ जाएंगे, अनीता बहन जी आ जाएंगे, सबसे छोटी याद रखेंगे, ठीक, अनीता। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में ही दे रखा है, याद रखेंगे, बी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, रवि भाई साहब जो हैं दाईं ओर से चौथे स्थान पर हैं, श्याम बाईं ओर से दूसरे पे है, श्याम बाईं ओर से दूसरे पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर रवि आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा श्याम, ठीक, ये हट गए, ठीक है। तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है, रवि भाई साहब दाईं ओर से 9वां हो जाता है, अभी है कितने पे, चौथे पर है, मतलब कि यहाँ पर श्याम है चौथा है ये रैंक, ठीक है। अब हो कितना रहा, 9वां हो जा रहा है, 4 है ये, 5 6 7 8 9वां तो खुद हो जाएगा ना, 9वां ये हो जाएगा, तो 9वां आ जाता है। तो श्याम की बाईं ओर से स्थिति क्या है, तो यहाँ पर ये 9वें स्थान पर तो ये है ही नहीं, दूसरे स्थान पर यहाँ से है, ये दूसरे पर है, तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, मुझे तो 7वां लग रहा है श्याम, मुझे तो 7वां लग रहा है श्याम, आप सभी को क्या लग रहा है बताइए आप लोग, आप सभी का सही आंसर क्या आया है? हमारे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 7वां आया है, और बुक में मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्या है इसका करेक्ट आंसर, 7वां ही है, याद रखिएगा, सी सही जवाब दोस्तों इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, पटना दिल्ली बिहार तथा भारत को निम्नलिखित में से किस वेन आरेख से व्यक्त किया जा सकता है? पटना दिल्ली बिहार तथा भारत को किस वेन आरेख से व्यक्त किया जा सकता है, बताइएगा, करने की कोशिश करें दोस्तों आप लोग। और वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें यार, आप लोग कुछ सपोर्ट नहीं करते हो मुझे, शेयर किया करो, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, लाइक किया करो यार, क्या करते हो आप लोग, कुछ करते ही नहीं मेरे लिए। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले भारत आ जाएगा, भारत के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, भारत की राजधानी आ जाएगी दिल्ली, भारत एक स्टेट है,
केंद्र शासित प्रदेश वो तो ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक आ जाएगा पटना, ये अलग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, ये पटना अलग हो जाएगा। पटना दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाता है? बिहार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बिहार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि बिहार ही स्टेट होगी, बिहार के अंदर पटना शहर आ जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसा दोस्तों किस में दिख रहा है? ऐसा किस में दिख रहा है? ये पूरा वाला एक भारत में, ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये पटना मैंने यहाँ पर बिहार कर दिया है, ठीक है, क्योंकि बिहार पटना में ही पड़ता है, यहाँ पर दिल्ली है ही, और बिहार के अंदर ही पटना दे रखा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए वाला सही जवाब है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको जोड़ लिया करो, कितने अंक हैं टोटल। ठीक है, 3 यहाँ हो गए, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 ये हो गए, 10 11 12 13 14 15। तो 3 3 का पेयर बनेगा या तो 5 5 के पेयर बनेगा। 3 3 का सबसे पहले बना के देख लेते हैं, 3 3 का पेयर सबसे पहले बना के देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3। ठीक है, याद रखिए। लास्ट में डबल बी है, डबल बी से पहले क्या आएगा? डबल बी से पहले क्या आएगा? देखिए यम बी, तो यहाँ पर एक डबल बी कर देंगे, तो डबल बी यम डबल बी, तो यम डबल बी, यम डबल बी। ठीक, यम डबल बी, यम यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दोस्तों यम डबल ए हो जाएगा। ये सीरीज बनना है, यम डबल बी यम डबल ए। ठीक, यम डबल बी यम डबल ए। तो स्टार्टिंग में यम आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ए, फिर आ जाएगा आपका बी, फिर ए, फिर एम। तो यम ए बी ए एम, यम ए बी ए एम किस ऑप्शन में दोस्तों बताइएगा? यम ए बी एम ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मुझे, सी में, देखिए ध्यान से, सी वाले में। तो दोस्तों इसका सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यम ए बी ए एम ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति को चुनिए दोस्तों। इसमें से भिन्न आकृति बताना है। कैसी लग रही क्लास प्लीज बताया करो कमेंट बॉक्स में। भिन्न आकृति को चुनना है। ए में देखिए, बी में गौर से देखिए, सी में देखिए, डी में देखिए। देखिए डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ए जो है, जो सर्कल दे रखा है, बराबर 2 टुकड़ों में बांटा गया है। इसको भी बराबर 2 टुकड़ों में, इसको भी बराबर 2 टुकड़ों में। यहाँ पर देखिए ये वाला टुकड़ा ज्यादा कर दिया, ये वाला टुकड़ा कम है। दोस्तों यही इसमें से डिफरेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति, इसमें भी बताना दोस्तों। नॉन वर्बल से भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो होती है, आकृतियों वाले प्रश्न होते हैं, उससे भी प्रश्न आपके पेपर में 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो इसको करिएगा, किस तरीके से करोगे अलग दोस्तों इसमें बताना। देखिएगा यहाँ पर जो ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है, ये सभी दोस्तों यहाँ पर जल प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक, क्या बना रहे हैं? जल प्रतिबिंब। ये वाला इसमें गलत है, सी वाला इसमें गलत है। कैसे है देखिएगा, ये आकृति दी गई है, यहाँ पर ये आकृति दी गई, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये आकृति दी गई ऊपर वाले की। इसका जल प्रतिबिंब करेंगे तो ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा ना, अपोजिट इसका हो जाएगा, हो गया। इसका अपोजिट हो जाएगा, ये दूसरे वाले में ये भी हो गया। इसका अपोजिट करेंगे, ये भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका जब अपोजिट हम लोग करेंगे तो ये जो ऊपर वाली गुंडी, जो नीचे जो गुंडी है, यानी कि जो सर्कल है, ये ऊपर जाएगा। जब भाई इसको नीचे लाएंगे तो ये सर्कल वाला ऊपर जाएगा, हालांकि यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो यही दोस्तों इसमें से डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यही भिन्न आकृति पूछी थी, तो भिन्न आकृति है यही, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलो फिर इसको देख लो। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति, इसमें से भी बताना है भिन्न आकृति क्या हो जाएगी। ए एफ के ओ, ये मत सोचने लगना ए और ओ स्वर हैं और ये तो दोनों व्यंजन हो जाएंगे ना, फिर तब भी नहीं बनेगा ये मैच। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या है, सरल रेखा से बना है ए, एफ भी सरल रेखा से बना है, सी भी सरल रेखा से बना है, ओ तो यहाँ पर सर्कल है ना एक तरीके का, ये तो सरल रेखा से बना नहीं। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा से बना होता है। ठीक है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, लगता है यहाँ पर रीजनिंग का, देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से करेंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन है। मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई से पहले हुआ है। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई के पहले हुआ है। मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं, तो मेरा जन्मदिन कब हुआ दोस्तों बताइएगा। इस
क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकते हैं, आप सभी लोग जैसे करना चाहो कर सकते हो। मैं तो एक नया तरीका, अच्छा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप सभी का पेपर में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। 29 जून के बाद बोला है ना उसने, 29 जून के बाद, तो 29 को तो होगा नहीं, 29 के बाद ही होगा। तो 30 को हो सकता है, हो 31 को हो सकता है, और नहीं 31 का यहाँ पर, 30 जून का महीना है ना, 30 का ही होता है, ठीक है। 29 को है नहीं, 30 को हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने को हो सकता है, 1 को हो सकता है। 29 जून के बाद यानी कि 30 को हो सकता है, 1 को हो सकता है, 2 जुलाई से पहले, यानी 2 को भी नहीं, 2 जुलाई से पहले ही है, ठीक है। यानी कि मेरे पिता को याद है 30 जून के बाद, यानी कि मेरे पिताजी को याद है 30 जून के बाद है, यानी कि 30 को भी नहीं है, 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, और 3 जुलाई से पहले, यानी 3 जुलाई को भी नहीं है, 3 जुलाई से पहले पहले। तो इसका जन्मदिन कब है बताइएगा, कॉमन चीज ढूंढ लो, इसमें से कॉमन क्या है। 30 कहीं कॉमन दिख रहा है, इधर कहीं है कॉमन, नहीं है ना, तो इसको काटो। 2 कहीं कॉमन दिख रहा है, इधर है कहीं 2, इसको भी काटो। 1 कॉमन है दोस्तों, 1 जो सेम दिख जाए, ठीक है। तो 1 जुलाई को दोस्तों इसका जन्म हुआ है, याद रखिए, डेट हो रही थी जुलाई, ठीक। तो 3 जुलाई से पहले, 30 जून के बाद, याद रखिए। तो 1 जुलाई को दोस्तों इसका जन्म हुआ है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन और है रीजनिंग के अभी। इसको किस तरीके से करेंगे, कम से कम कितने खिलाड़ी केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। बैडमिंटन वाला दे रखा है त्रिभुज में, क्रिकेट वाला दे रखा है सर्कल गोला में, चतुर्भुज यानी वर्ग जो दे रखा है हॉकी के लिए। कितने खिलाड़ी केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट सर्कल वाला, हॉकी यहाँ पर फोर्थ यानी कि वर्ग वाला। तो दोस्तों ये कॉमन ढूंढो का क्या कॉमन है, ये तो 5 जो आ रहा है, ये तो दोस्तों त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 4 दोस्तों देखिएगा, सर्कल में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, तो 4 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए वाला, याद रखेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बनते हैं, गलत भी बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग का आज का लास्ट क्वेश्चन है वो। इसमें दोस्तों आप सभी को क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना बताना है, ठीक है। आकृति दी हुई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आप सभी लोग बता के बताओ। आप सभी लोग को इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करना है, ठीक है। सरल प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, कमेंट करो आप लोग, देखते हैं कौन कौन सही जवाब इसका देता है। चलिए इसके बाद हिंदी के प्रश्नों पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, सृष्टि का विलोम पूछा गया आपसे विशेष, सृष्टि का विलोम क्या होता है, विनाश, निर्माण, सृजन, प्रलय। सृष्टि का दोस्तों विलोम होता है प्रलय, ठीक, याद रखिएगा। सृष्टि का विलोम क्या होता है, प्रलय होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शुद्ध है दोस्तों, रागनी अपने आप चलेगी, शुद्ध इसमें से बताना है आप सभी को, ठीक है। रागनी अपने आप चलेगी, अगला पढ़िएगा, या फिर रागनी खुद से चलेगी, या फिर रागनी अपने से ही चलेगी, या फिर रागनी आपके आपके आप चलेगी। बताइएगा इसको कैसे करेंगे। रागनी अपने आप चली गई, ए वाला दोस्तों इसका शुद्ध है। रागनी खुद से चलेगी, गलत बोल रहे हो। रागनी अपने से ही चली गई, गलत है। रागनी आपके आप चलेगी, गलत है। ए वाला दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अशुद्ध दोस्तों इसमें से छांटना है, अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध बताइएगा इसमें से कौन सा है। इसके बाद क्या हुआ, ये तो ठीक लग रहा है, क्वेश्चन एक तरीके से पूछा रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। मेरे पास केवल एक घड़ी, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। तुम सबसे सुंदर हो, ये भी ठीक है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये दोस्तों तो सही नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। मेरा चश्मा तुमसे नहीं होगा, मेरा चश्मा आपसे अच्छा होगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो सी वाला दोस्तों इसका अशुद्ध है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, मैंने ये कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। मैंने ये कुर्सी 100 रुपए की खरीदी, इस वाक्य में दोष है, किस प्रकार का दोष है, क्रिया, क्रिया विशेषण का, प्रसर्ग का, या फिर विशेषण का। तो दोस्तों इसमें प्रसर्ग का यहाँ पर क्या है, दोष है, यानी कि गलती है। मैंने ये कुर्सी मैंने ये कुर्सी 100 रुपए में खरीदी, ना कि 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर में आना चाहिए, प्रसर्ग। विसर्ग को ही कहते हैं प्रसर्ग, सॉरी विसर्ग बोल रहा हूँ, कारक को ही बोलते हैं विसर्ग, ये प्रसर्ग, ठीक। कारक कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका सी वाला सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। वैज्ञानिक, ज्योतिषी, अनुसंधान, भूगर्भवेत्ता, भूगर्भ भूगर्भवेत्ता। बताइए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला, भूगर्भवेत्ता, याद रखेंगे, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसको क्या बोलते हैं, अकल्पित,
या फिर आपका हो जाएगा अकल्पनीय, आशातीत या फिर अप्रत्याशित। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला। अप्रत्याशित होता है उसको बोलते हैं जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। रसोई शब्द का तत्सम दोस्तों आपसे इसे पूछा गया, रसोई का तत्सम क्या होता है? रक्तिका, रसवती, रुक्षता या फिर रसोई। दोस्तों इसका डी सही जवाब है, रसवती। ठीक है, रसोई का तत्सम रसवती होता है, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्थि का तद्भव शब्द बताइएगा आप लोग। अस्थि का तद्भव शब्द क्या होता है? अस्थि का तद्भव शब्द क्या होता है? हड्डी, अत, हस्ति, असी। दोस्तों हड्डी होता है, याद रखिए, अस्थि का तद्भव हड्डी होता है। कौन सा शब्द दोस्तों इसमें से तद्भव है बताइएगा? तद्भव नहीं है पूछा उसने, यानी कि तत्सम। ऊंट तद्भव है, चोंच तद्भव है, घोड़ा तद्भव है। गोमय दोस्तों ये क्या हो जाएगा? गोमय ये गाय का होता है ना, तो ये हो जाएगा आप सभी का तत्सम शब्द, तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा हिंदी का। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण के दोस्तों 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और आपका रीतिवाचक। कौन सा इसमें से नहीं है? रीतिवाचक नहीं है, रीतिवाचक की जगह पर साधारण दे दिया, ये गलत है इसमें से। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक सभी क्रिया विशेषण के भेद हैं। डी नहीं तो डी वाला तो इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने प्रश्न आए हैं, कितने सही हुए दोस्तों, और टेस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।